ये कंपनी मुझे लगातार 10 साल तक सैलरी इंक्रीमेंट देने से इनकार करती रही। इस साल तो हद ही हो गई। उन्होंने सभी एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दिया, सिवाय मेरे, जैसे मुझे जानबूझकर साइड कर दिया गया हो। गुस्से में मैं बिना नॉक किए सीधे बॉस के ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। मैंने उससे पूछा कि इतने सालों में उसने मुझे कभी इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया, लेकिन बॉस ने तो सिर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। परचेसिंग डायरेक्टर का पोस्ट, कोई भी इसके लिए तरसता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंक्रीमेंट मांगने की। ये सुनते ही मैंने उसके डेस्क पर जोर से हाथ मारा। जिसे चाहिए वो ले ले, इतना कहकर मैं मुड़ गया। लेकिन अपनी सीट तक पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का झड़ंग मुझसे टकराया और सीधा बॉस के ऑफिस में घुस गया। सिर्फ 1 घंटे बाद एचआर ने एक ग्रुप ईमेल भेजा। रिस्क कंट्रोल के लिए परचेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल से ज्यादा नहीं होगा। आज से परचेसिंग डिपार्टमेंट के शिन्युआन और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जनांग अपने अपने पोस्ट एक्सचेंज करेंगे। तभी जनांग मेरे पास आया। शिन्युआन, बॉस ने हमें हैंड ओवर करने को कहा है, बताओ कब कन्वीनियंट रहेगा। असल में मुझे पहले से पता था कि ये आदमी कई बार चोरी छिपे बॉस से मिल चुका है। हर बार वो चेस्ट ठोक कर कहता था कि वो बिना बेस सैलरी के काम करेगा और मुझसे बेहतर परफॉर्मेंस देगा। सीधे शब्दों में वो बॉस को ये जताता था कि वो अंडर टेबल कमीशन से पैसा कमाएगा। और सबसे बुरी बात, बॉस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में इस पोस्ट पर बैठा हर इंसान बेईमान होता है। जनंग सैलरी नहीं मांग रहा था तो बॉस का सिर्फ खर्चा बच रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए जनांग की तरफ हाथ हिलाया। परचेसिंग डिपार्टमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मुझे सब ऑर्गेनाइज करना होगा ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। शिन्युआन, क्या तुम्हें छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ पैसे लेकर सामान खरीदना है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये कहते हुए उसने मुझे घृणा भरी नजर से देखा। अगर ऐसा है तो अभी हैंडओवर कर लेते हैं। मैंने उसे करंट परचेजिंग प्रोसेस और मेन सप्लायर्स के बारे में समझाया, लेकिन उसके लिए यह सब एक कान से सुनकर दूसरे से निकालने जैसा था। ताकि बाद में मुझे ब्लेम ना किया जाए, मैंने ड्रॉर से हैंडओवर लिस्ट निकाली और उसे दे दी। जानांग, अगर सब ठीक लगे तो साइन कर दो, मैं तुरंत एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शिफ्ट हो जाऊंगा। यह सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। बिना प्रॉपरली देखे उसने पेन उठाया और साइन कर दिया। फिर वो अपने सामान पैक करने चला गया। मैंने भी जल्दी से अपना सामान उठाया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने चला गया। कुछ ही दिन हुए थे कि प्रोडक्ट मैनेजर गुस्से में मेरे पास आया। जब से जानंग परचेजिंग डायरेक्टर बना है, उसका एटीट्यूड आसमान पर है। उसने हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट के सारे सप्लायर्स बदल दिए। असल में मुझे ये पहले से पता था। कुछ दिन पहले पुराने सप्लायर्स मेरे पास रोते हुए आए थे। उन्होंने बताया कि जनांग उन्हें 20% प्राइस कम करने के लिए मजबूर कर रहा था और ऊपर से 10% पर्सनल कमीशन भी मांग रहा था, वरना वो ऑर्डर्स कैंसिल कर देता। उनका बॉस तो लगभग रो ही पड़ा था। मैं बस बेबस होकर देखता रहा। जनांग ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए और छोटे छोटे वर्कशॉप से डील करना शुरू कर दिया। मानना पड़ेगा, प्राइसेस सच में कम हो गए थे। मैंने प्रोडक्ट मैनेजर को समझाने की कोशिश की, कॉस्ट कम हुई है, मार्केट कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, एक तरह से ये अच्छी बात है। वो कड़वाहट से हंस पड़ा। लेकिन क्वालिटी पूरी तरह बेकार है। मैंने बॉस को बताया तो उसने कहा, जब तक चलता है ठीक है, आखिर 10% बच गए। इतना कहकर वो आह भरते हुए चला गया। मैंने उसकी पीठ को देखा और सोचा, अच्छा हुआ ये मुसीबत मुझ पर नहीं आई। लेकिन मुझे राहत लेने का मौका भी नहीं मिला था कि रिसेप्शन की फेफेले मेरे पास आई। शिन्युआन, परचेसिंग डिपार्टमेंट से खबर आई है कि जनांग फिर से पुरानी मेंटेनेंस कंपनी को लाना चाहता है। यह सुनकर मैं ऑलमोस्ट शॉक में आ गया। उस वक्त जनंग ने पता नहीं कहां से वो बेकार कंपनी ढूंढी थी। 6 महीने के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स कस्टमर्स को पीटते थे और क्लीनिंग स्टाफ चोरी करता था। जब बॉस को पता चला था तो वो आग बबूला हो गया था। आखिरकार ये मेस परचेसिंग डिपार्टमेंट को दिया गया और मैंने बहुत मेहनत से बेस्ट कंपनी सिलेक्ट की थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, सेलेक्ट तो परचेसिंग डिपार्टमेंट करता है, लेकिन मैनेज हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। अगर जनांग फिर वही घटिया लोग ले आया तो प्रॉब्लम हमें ही झेलनी पड़ेगी। मैं गुस्से में उठा, लेकिन प्रोडक्ट मैनेजर का मायूस चेहरा याद आ गया। मैंने खुद को रोका और फिफेले से कहा, एवेल्युएशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे बताना। कुछ समय बाद लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट भी शिकायत लेकर आया। पैकिंग बैग्स बदल दिए गए थे। एचआर ने भी बताया कि सभी रिक्रूटमेंट एजेंसीज बदल दी गई हैं। ये जानंग तो कमाल है, कुछ ही हफ्तों में कंपनी की आधी चीजें बदल दी। इसी स्पीड से चला तो अगला कदम बॉस को बदलना होगा।
फिर मंथ एंड मीटिंग आई। स्टेज पर जानंग ही छाया हुआ था। बॉस ने सबके सामने उसकी खूब तारीफ की। तुम सबको जानंग से सीखना चाहिए। अभी आया है और सारे सप्लायर्स बदल दिए। इस साल कंपनी को 5 मिलियन बचाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जनंग ने स्पीच दी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से पुराने कर्मचारियों पर ताना मारता रहा कि वो सिर्फ खुद का फायदा देखते हैं। बोलते हुए उसकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी। बाद में मैंने सुना, 5 मिलियन बचाए, खुद कितना खाया होगा? मैंने अनसुना कर दिया। आखिर मैं ही फॉर्मर परचेसिंग डायरेक्टर था। मीटिंग खत्म हुई और बॉस खुश होकर सबको रेस्टोरेंट ले गया। डिनर में माहौल लाइवली था और सबकी नजर झांग पर थी। थोड़ी देर बाद बॉस मेरे पास आया। शिन्युआन, तुमने भी इन सालों में अच्छा कमाया होगा, है ना? उसका टोन मुझे घिन दिला गया। मैंने सीधा जवाब दिया, बॉस सीधे बोलिए। वो बोला, 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, फिर भी तुम रुके रहे। सिर्फ सैलरी के लिए तो नहीं, है ना? ये सुनकर मेरा गुस्सा फट पड़ा। 10 साल मैंने इस कंपनी के लिए जान लगाई है। मैंने कभी एक पैसा भी गलत नहीं लिया। जंग 1 महीने में 5 मिलियन बचा देता है, तो पिछले साल वो पैसे कहां गए? क्या किसी कुत्ते ने खा लिए? वो बस हंसा, मेरे कंधे पर थपकी दी और चला गया। मैं चुप रह गया। बॉस को सिर्फ सेविंग्स दिखती थी। मेरी हर बात उसे बहाना लगती। मैं चुपचाप घर चला गया। शायद मेरे जाने के बाद सबने मेरे बारे में गॉसिप किया होगा। जानंग ने मुझे युएन द बिलियनर का नाम दिया था और मुझ पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था। उसके हिसाब से मैं हर साल 5 से 6 मिलियन खाता था। 10 साल में 50 मिलियन। 3 महीने बीत गए। एक दिन प्रोडक्ट मैनेजर गुस्से में आया। जानंग ने हद कर दी। उसने सप्लायर से अपार्टमेंट मांगा। मैं चौंक गया। सप्लायर बॉस चालाक था। उसने जानंग के नाम पर अपार्टमेंट खरीदा, लेकिन सिर्फ 2 लाख अपफ्रंट दिया और बाकी 8 लाख लोन पर डाल दिया। जब तक बिजनेस चलता रहेगा वो ईएमआई भरेगा। अगर डील टूटी, जानंग फंस जाएगा। मैं दंग रह गया। ये तो मास्टरमाइंड है। लेकिन असली मुसीबत प्रोडक्ट मैनेजर पर थी। फैक्ट्री इंस्पेक्शन में पता चला नई सप्लायर कंपनी पूरी तरह घटिया थी। क्वालिटी कंट्रोल खराब, वर्कर्स डिसिप्लिन जीरो, मशीन के पास स्मोक कर रहे थे। अगर प्रोडक्ट फेल हुआ तो ब्लेम प्रोडक्ट मैनेजर पर आएगा। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। अब मुझे भी डर लगने लगा, कहीं ये आग मुझ तक भी ना पहुंच जाए। आज सप्लायर घर देता है, कल कोई कार देगा, फिर कोई और कुछ। एट जानंग, वो इस सब में डूबता ही जा रहा था। वह सच में बहुत स्वीट थी। मेरे बगल में बैठा तथाकथित युएन द बिलियनर वाकई जानता था कि हालात को कैसे संभालना है। और मैं सोच रहा था कि सबसे पहले प्रोडक्ट मैनेजर फंसेगा, लेकिन किसे पता था कि सबसे पहले एचआर डायरेक्टर की बारी आएगी। उस सुबह बहुत जल्दी मार्केटिंग डायरेक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ झानंग, झानिंग और हम बाकी मैनेजर्स को बॉस के ऑफिस में बुलाया। असल में एक यूरोपियन क्लाइंट अचानक फैक्ट्री में ऑन साइट ऑडिट के लिए आ गया था। जो स्टाफिंग एजेंसी जानंग लेकर आया था, वह एक नकली प्रोफेशनल स्कूल के डायरेक्टर के साथ मिली हुई थी। वे स्टूडेंट से सस्ता काम करवाते थे और उसे इंटर्नशिप कहते थे। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उन स्टूडेंट्स को उल्टा 200 युएन इंटर्नशिप फी भी देना पड़ता था। और ठीक उसी दिन क्लाइंट इंस्पेक्शन के लिए आ गया और सीधे उन्हीं पर जा पहुंचा। ऑडिटर को तुरंत शक हुआ कि फैक्ट्री में इल्लीगल चाइल्ड लेबर हो रहा है। उसने कुछ वर्कर्स को रैंडमली पूछताछ के लिए चुना। पता चला कि उन वोकेशनल स्टूडेंट्स में कुछ की उम्र 16 साल भी नहीं थी, और उससे भी बुरा, उन्हें सैलरी भी नहीं मिल रही थी। यह सुनते ही ऑडिटर गुस्से से पागल हो गया। उसी शाम यूरोप से एक वार्निंग ईमेल आया। उसमें साफ लिखा था, टोटल सस्पेंशन ऑफ कोऑपरेशन। सेल्स डायरेक्टर को तुरंत एक्सप्लेनेशन देने के लिए कहा गया। चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन, हमने इंटरनेशनल ट्रेड की रेड लाइन पार कर दी थी। ऊपर से इसे कून ऑपरेशन सस्पेंशन कहा गया, लेकिन असल में यह सीधा बॉयकॉट था। जाने से पहले ऑडिटर ने धमकी दी कि वह अपनी रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट और यूरोप के कंपेटिटर्स को भी भेजेगा। सेल्स डायरेक्टर गुस्से से कांप रहा था। यह हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का 30% इसी से आता है। चेहरा काला पड़ चुका था। उसने जनांग और जानजिंग पर चिल्लाते हुए कहा, मैं कल सुबह यूरोप जा रहा हूं, खुद जाकर माफी मांगने, और तुम दोनों अभी बताओ कि यह सब कैसे हुआ। जनंग तुरंत बचने की कोशिश करने लगा। मिस्टर वू, एम्प्लॉयज की क्वालिफिकेशन और पेमेंट एचआर का काम है, मुझे कैसे पता होगा? जानजिंग ने तुरंत जवाब दिया, जंग, ये क्या बकवास है? हम हर महीने एजेंसी को पेमेंट करते हैं। इंटर्नस की वेरिफिकेशन के लिए मैंने तुम्हें कई बार फॉलो अप किया था। क्या तुम ही इस केस को हैंडल नहीं कर रहे थे? जांग बोला, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तुमने अपना कंट्रोल ड्यूटी नहीं निभाया। यह साफ लिखा हुआ फैक्ट है। जैसे ही जंजिंग जवाब देने वाली थी, बॉस ने उसे रोक दिया। गंभीर चेहरे के साथ बोला, बस मुझे तुरंत ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे क्लाइंट शांत हो जाए। सेल्स डायरेक्टर ने और दबाव डालते हुए कहा, अभी एक्शन प्लान दो, वरना सारा नुकसान तुम लोगों को भरना पड़ेगा। कई घंटों तक दिमाग लगाने के बाद उन्होंने एक प्लान तैयार किया। पहला, ब्लेम थर्ड पार्टी एजेंसी पर डालना, यह कहना कि वही स्टूडेंट्स की सैलरी खा गई। दूसरा, यह समझाना कि यह एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था जो उस समय हुआ जब एचआर इंटर्न्स की वेरिफिकेशन कर रहा था। इसके बाद सेल्स डायरेक्टर गुस्से में अपना सामान पैक करके यूरोप के लिए निकल गया। फिर बॉस ने झांजिंग की तरफ घूरकर कहा, एचआर हेड होने के नाते तुम्हारी जॉब इस पर डिपेंड करती है कि हम इस क्लाइंट को बचा पाते हैं या नहीं। अगर क्लाइंट गया तो तुम भी जाओगी। इतना कहकर उसने सबको जाने का इशारा कर दिया। मीटिंग से निकलते वक्त जानिंग पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका सारा घमंड गायब हो गया था। सबके जाने के बाद उसने मुझे पकड़ लिया और शिकायत करने लगी, ये कंपनी तो नरक है। जिस कंपनी को तुमने पहले छोड़ा था वह इससे कहीं बेहतर थी। मैं बुरी तरह फंस गई हूं। शायद मुझे फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। मेरा मन नहीं था उसकी बातों में पड़ने का। मैंने बस उसे हल्का सा दिलासा दिया और वापस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट चला गया। प्रोडक्ट मैनेजर मेरे पीछे पीछे आया और चुपके से ऑफिस में घुस गया। वह पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर डिजास्टर होने वाला है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी रिजाइन कर देना चाहिए। फिर आधा मजाक करते हुए बोला, वैसे अगली बिजली तुम्हारे ऊपर ही गिरे, ये जरूरी नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बॉस के ऑफिस से जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, ये क्या बकवास है? 5 लाख शिपिंग कॉस्ट, तुम भरोगे ये पैसे? बाहर पूरा सन्नाटा छा गया। प्रोडक्ट मैनेजर तुरंत बाहर भागा ताकि कुछ भी मिस न हो। थोड़ी देर बाद लॉजिस्टिक्स का ओल्ड ली बाहर आया, पूरी तरह टूटा हुआ। वह थोड़ा चालाक है लेकिन काम में भरोसेमंद है। हमारे संबंध भी अच्छे हैं। मैं सोच ही रहा था कि रिसेप्शन वाली फेफिल से कहूं कि थोड़ा पता करे, लेकिन वह खुद ही मेरे पास आ गया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिना रुके जनांग को गालियां देने लगा। असल में उसने पहले ही जनांग को कंटेनर बुक करने के लिए कहा था और लोएस्ट प्राइस भी बता दिया था, लेकिन जनांग ने अपनी मर्जी चलाई और दूसरे ऑप्शंस देखने लगा। इसी दौरान रेड सी क्राइसिस के कारण शिपिंग रेट्स अचानक बढ़ गए। जब तक उसे समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। अब जो कोटेशन मिला वह पहले से 2 गुना था। ऊपर से शिपमेंट डिले हो गया। फिर एक ड्रोन अटैक हुआ और सभी शिपिंग रूट्स बदल दिए गए। अब किसी के पास एम्प्टी कंटेनर नहीं था। क्लाइंट लगातार शिपमेंट के लिए प्रेशर डाल रहा था। हम पहले ही 1 हफ्ते लेट हो चुके थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10% पेनल्टी लगती और क्लाइंट भी हाथ से निकल जाता। आखिरकार मजबूरी में एयर फ्रेट चुनना पड़ा। 1 मिलियन के गुड्स के लिए 5 लाख शिपिंग कॉस्ट लग गई। और इसी दौरान जानंग ने बॉस से कहा, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, पेनल्टी तो सिर्फ 2 लाख है, 5 लाख खर्च करने से तो बेहतर है। बॉस फोन पर ही फट पड़ा, अगर सामने होता तो जोरदार थप्पड़ मारता। तू कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है क्या? लेकिन झानंग फिर भी ब्लेम शिफ्ट करता रहा। यह मेरी गलती नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मैंने मन ही मन सोचा, इंटर्न गलती करे तो जंजिंग की गलती, शिपिंग कॉस्ट बढ़े तो एक्सटर्नल कारण। अगली बार शायद वह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ब्लेम करेगा। कुल मिलाकर दुनिया की हर गलती हो सकती है, लेकिन जानंग कभी गलत नहीं हो सकता। आखिरकार स्टाफिंग एजेंसी वाला मामला खुल गया। एजेंसी बॉस और स्कूल डायरेक्टर दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। यह स्कैंडल लोकल न्यूज में छा गया। जानिंग को निकाल दिया गया और झानंग को मजबूरी में वही पुरानी एजेंसी वापस लानी पड़ी जिसके साथ मैं पहले काम करता था। कंपनी ने उन्हें फिर से हायर कर लिया, लेकिन यूरोपीय क्लाइंट ने पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। आखिरकार यह तूफान थोड़ा शांत हुआ। उसी दिन प्रोडक्ट मैनेजर फिर से मेरे ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोक दिया। पहली बार आए तो एचआर गई, दूसरी बार आए तो लॉजिस्टिक्स गया, आज फिर आए हो, पता नहीं अब कौन मरेगा। वह मुस्कुराया और बोला, पॉजिटिव साइड देखो, कम से कम हम दोनों अभी सेफ हैं और मेरे पास एक बड़ा गॉसिप है, सुनोगे? गॉसिप शब्द सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत उसे अंदर बुलाया। वह बोला, याद है वो सप्लायर जिसके बारे में मैंने बताया था? मैं बोला, हाँ, जिसने जानंग के लिए हाउस खरीदा था। वह बोला, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गए हैं, 1 मिलियन से 7 लाख हो गए। जानंग का हाउस अब लॉस में है और उस पर 1 लाख का डेट भी आ गया है। लेकिन जानंग भी कम चालाक नहीं था। वह सीधे सप्लायर के पास गया और कहा,
हाउस वापस ले लो 1 मिलियन में, ताकि वह लोन 8 लाख चुका दे और ऊपर से 2 लाख प्रॉफिट कमा ले। मैंने पूछा, सप्लायर ने क्या जवाब दिया? वह हंसकर बोला, वह कोई चैरिटी नहीं चलाता, वह साल भर मेहनत करके भी इतना नहीं कमाता। मैं जोर से हंस पड़ा। पैसे से बनी अलायंस, जैसे ही पैसा डगमगाता है रिश्ते भी टूटने लगते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर ने आगे बताया, सप्लायर ने काउंटर ऑफर दिया, प्रोडक्ट प्राइस 10% बढ़ाओ, फिर हाउस की बात करेंगे। मैंने पूछा, और जानंग ने क्या किया? वो बोला, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस टाइम पास कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि सप्लायर ईएमआई भरता रहे। मैं सोचने लगा, काश मैं देख पाता जब झानंग ने बॉस को 10% प्राइस इंक्रीज बताया होगा और बॉस का चेहरा कैसा हुआ होगा। लेकिन अब ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस लॉजिस्टिक्स का बड़ा मैनेटू हूं। आखिरकार अपना गॉसिप खत्म करने के बाद प्रोडक्ट मैनेजर ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, और अगला बदकिस्मत जैकपॉट किसे मिलेगा, गेस करो। मैंने कहा, क्या इस कंपनी के लिए कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते? तुम्हें सच में लगता है कि हम इस मेस से बच निकलेंगे? वह बोला, मैं तो किसी भी वक्त अपना सामान पैक करके निकलने के लिए रेडी हूं। मैंने जवाब दिया, ओवर रिएक्ट मत करो, एंगिंग को बस पोस्ट से हटाया गया है और ओल्ड ली अभी भी टिके हुए हैं। जब तक बॉस सच में झानंग को सैक्रिफाइस करने का फैसला न कर ले। हम काफी देर बातें करते रहे, फिर ऑफिस खत्म होने का टाइम आया तो साथ में निकल गए। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पूरा यकीन था, लॉजिस्टिक्स हेड होने के नाते ये सब मेरे ऊपर नहीं आएगा। अगला स्केपगोट तो प्रोडक्ट मैनेजर ही होगा। आखिर झानंग की हरकतों से प्रोडक्ट क्वालिटी गिरना तय था। अलग होते वक्त मैंने प्रोडक्ट मैनेजर को जाते देखा, दिल में उसके लिए सिंपैथी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला झटका इतनी जल्दी और बिना वार्निंग के मुझ पर गिरने वाला है। अगली सुबह जैसे ही मैंने ऑफिस में कदम रखा, बॉस ने मुझे तुरंत बुलाकर डांटना शुरू कर दिया। उसने टेबल पर एक डिसिप्लिनरी रिपोर्ट फेंकी और कहा, एक्सनुएंट, मुझे पता है कि तुम्हें हटाए जाने का गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपनी के ऑपरेशंस को खतरे में डालो। मैंने डॉक्यूमेंट देखा, फायर सेफ्टी सिस्टम नॉन कंप्लायंट, फाइन 50,000, इमीडिएट प्रोडक्शन शटडाउन अनटिल करेक्शन, पूरी प्रोडक्शन बंद। ये ब्लेम सीधे मेरे सिर पर आ गिरा। मैं पूरी तरह शॉक में था। सबसे बुरी बात, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई। तभी जनांग अंदर आया और बोला, बॉस, नया फायर सेफ्टी इक्विपमेंट आज दोपहर तक आ जाएगा। मैंने पुलिस स्टेशन में भी अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए हैं। कल इंस्पेक्शन के बाद हम प्रोडक्शन फिर शुरू कर सकते हैं। बॉस ने संतोष से सिर हिलाया, फिर मुझे घूरते हुए बोला, अगर मैनेजर जंग लास्ट मोमेंट पर सिचुएशन संभालने नहीं आता तो तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते? 50,000 का फाइन सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बोनस से कटेगा। जाओ, उसे पर्सनली धन्यवाद दो। जानंग ने मुझे नकली मुस्कान दी। उसका टोन बनावटी सिंपैथी से भरा था। मैं समझ सकता हूं कि मैनेजर अपसेट हैं। आखिर उनके पैसे की बात है। उम्मीद है आगे से हम पर्सनल ग्रिड्स को कंपनी के इंटरेस्ट के बीच नहीं आने देंगे। ये कहकर वह दरवाजा पटक कर चला गया। बॉस ने भी मुझे डांटकर बाहर भेज दिया। जाओ, अपनी गलती पर सोचो। मैं ऑफिस वापस आया। दिमाग सवालों से भरा हुआ था। मैंने तुरंत फेफिल को कॉल किया और एक्सटिंग्विशर वाली बात पूछी। वह रो पड़ी। सप्लायर रिन्यूअल रिक्वेस्ट बहुत पहले परचेसिंग डिपार्टमेंट को भेज दी थी, लेकिन मैनेजर जैंग ने जानबूझकर रोक दी। कहते थे कि आप खुद आकर एक्सप्लेन करें। अब मुझे सब समझ आने लगा। पिछले कुछ महीनों से हर छोटी परचेस के लिए मुझे खुद जाकर रिपोर्ट देना पड़ता था। 2 रिम पेपर खरीदने के लिए भी जस्टिफिकेशन देना पड़ता था। एक एक्सटेंशन बोर्ड के लिए 800 शब्दों का एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता था। तब मैं गुस्से में था और मैंने फेफिले से कहा था, आगे से सब रिक्वेस्ट सीधे जानंग को भेज देना। और यही गलती हो गई। पिछले महीने एक्सटिंग्विशर का कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया और जनांग ने जानबूझकर उसे पेंडिंग रखा। गुस्से में मैंने फेफिले पर चिल्ला दिया, लेकिन असल में वह सिर्फ कोलैटरल डैमेज थी। फिर मैं एचआर के पास गया। मेरी टीम के किसी मेंबर के पैसे मत काटो, 50,000 मैं खुद दूंगा, 10 महीने में हर महीने 5,000। नया एचआर हेड जो जांगयांग का आदमी था मुस्कुराकर बोला, लगता है नई मैनेजर फाइनेंशियली स्ट्रांग है। मुझे सब साफ समझ आ गया। वह हमेशा झानंग के साथ रहता था और मेरे बारे में फैली अफवाहें भी उसने जरूर सुनी होंगी, लेकिन कम से कम मैं झानिंग की तरह निकाला नहीं गया। मेरी जॉब बच गई। इसके बाद मैं अपनी डेस्क पर बैठकर सिचुएशन एनालाइज करने लगा। झानंग पहले एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, उसे एक्सटिंग्विशर केस पूरी तरह पता था। सप्लायर भी उसी ने इंट्रोड्यूस किया था। स्पष्ट था उसने सप्लायर के साथ मिलकर मुझे ट्रैप किया। डायरेक्टर पहले से ही परेशान था। डिलीवरी डिलेज लगातार बढ़ रहे थे। अब प्रोडक्शन शटडाउन, पेनल्टी,
और बढ़ने वाली थी। उसी समय क्लाइंट्स के लगातार ईमेल्स आने लगे, डिले के लिए कॉम्पेंसेशन मांगते हुए। किसी तरह डायरेक्टर ने अपनी रिलेशन से मामला संभाला और इसे सिर्फ वार्निंग तक सीमित कर दिया। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तभी प्रोडक्ट मैनेजर मेरे पास आया। चिंता मत करो बॉस, बस लेसन देना चाहता था, तुम सेफ हो। अगर यही चलता रहा तो अगला स्केपगोट डायरेक्टर होगा। मैं चुप रह गया। मुझे लगा शायद वह भी जनांग से मिला हुआ है, लेकिन जो हुआ वह मेरी कल्पना से परे था। अगले कुछ महीने अजीब तरह से शांत रहे। जनांग जिन घटिया वर्कशॉप से सामान ला रहा था उनका चल जाना ही चमत्कार था, और फिर भी सब चलता रहा बिना किसी बड़े इशू के। मीटिंग्स में वह खड़े होकर चिल्लाता, कुछ लोग मेरे सप्लायर्स की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं, 6 महीने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉस साफ तौर पर उसका सपोर्ट कर रहा था। उसकी पिछली गलतियों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। सेल्स डायरेक्टर मिस्टर वू यूरोप से लौटकर कई बार बॉस से लड़ चुका था, जानंग को हटाने की मांग करता रहा, लेकिन बॉस 5 मिलियन सेविंग्स देखकर अड्डा हुआ था। मिस्टर वू बस प्रोडक्शन और क्यूसी पर प्रेशर डालता रहा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे प्रोडक्ट मैनेजर भी कंफ्यूज हो गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, सच बताओ, क्या तुमने पहले सच में बहुत पैसा कमाया था? मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने खुद सप्लायर्स की फैक्ट्रीज इंस्पेक्ट की थी। मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि घटिया सामान इस्तेमाल करूं। असल में मैं बॉस को समझ सकता था। उसके लिए हर बचा हुआ पैसा प्योर प्रॉफिट था। 6 महीने बिना इंसिडेंट के गुजरने के बाद मेरे प्रिंसिपल्स मजाक बन गए थे। लोग सोचते थे यह आदमी कुछ नहीं जानता, बस अपनी पोस्ट से चिपका हुआ है। मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। यह सब मेरे लिए अनबेयरेबल हो गया था। मैं रोज सोचता था रिजाइन कर दूं, लेकिन अगर अब भी छोड़ देता तो बॉस यही सोचता कि मैं गिल्टी हूं और भाग रहा हूं। फिर भी असली वजह जिससे मैं रुका हुआ हूं वह यह है कि मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि झांग्यांग कब जाकर पूरी तरह फटेगा। यह बात मेरे गले में अटकी हुई है जिसे मैं निगल नहीं पा रहा। हाल ही में कंपनी में काफी हलचल है। हर जगह यह रूमर फैल रहा है कि जांग को जल्द ही वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। प्रोडक्ट मैनेजर मेरे पास आया और सब कुछ उगल दिया। अब से परचेसिंग, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन सब कुछ जांग के कंट्रोल में होगा। एक पूरी सप्लाई चेन उसी के हाथ में दी जा रही है और डायरेक्टर को मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स में भेज दिया गया है। प्रोडक्ट मैनेजर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने जर निगल लिया हो। पहले झंग उसे हमेशा मजबूर करता था कि वह पर्सनली जाकर नए सप्लायर्स की घटिया मटेरियल को अप्रूव करे। जब झंग फैक्ट्रीज विजिट करता था तो पूरा लग्जरी सीन होता था, यंग मॉडल्स, प्राइवेट क्लब्स, सब कुछ। लेकिन जब वह जाता था तो बस मेहनत करनी पड़ती थी और ब्लेम भी उसी पर आता था। यह कहते कहते प्रोडक्ट मैनेजर रोने लगा। इस बार मुझे सच में जल्दी जल्दी सीवी भेजने होंगे। मैं हंसते हुए बोला, मैं भी रेडी हूं निकलने के लिए। डर किस बात का? ज्यादा से ज्यादा 5,000 पर मंथ फाइन लगेगा जैसे मुझ पर लगता है। वह बोला, इतनी दूर बात नहीं जाएगी। यह प्रमोशन अभी भी होल्ड पर है। लगता है डायरेक्टर मानने को तैयार नहीं है और बॉस अभी भी कंफ्यूज्ड है। आखिर डायरेक्टर कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तब मैंने प्रोडक्ट मैनेजर से एक बेट लगाई, देखते हैं यह पुराना खिलाड़ी डायरेक्टर कितने दिन तक टिकता है। यह सुनकर वह कड़वा मुस्कुराया, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सप्लायर्स के सर्कल में पहले ही रूमर फैल चुका है। बॉस ने शायद चुपके से ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। अब बस ऑफिशियल नॉमिनेशन लेटर की कमी है। लेटामोन, यह कहकर वह सिर हिलाता हुआ चला गया। अगले दिन बहुत सुबह, जब मैं अभी भी अपने बिस्तर पर आधा सोया हुआ था, बॉस ने मुझे लगातार कॉल्स करके परेशान किया और तुरंत अपने ऑफिस में आने का ऑर्डर दिया। मैंने अपनी आंखें मलते हुए घड़ी देखी, सिर्फ 6:30 बजे थे। जब से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जाइल किया गया था, मैं एक छौड़ी हुई कॉन्कुबिन की तरह हो गया था, जैसे किसी सुनसान पैलेस में भुला दिया गया हो। इसलिए उस कॉल ने मुझे तुरंत ठंडा पसीना ला दिया। लेकिन सोचने पर लगा कि अगर वह मुझे फायर भी करना चाहता तो ब्रेकफास्ट से पहले इतनी अर्जेंसी नहीं होती। आखिरकार मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। कंपनी में कदम रखते ही मैंने एक ऐसी टेंशन महसूस की जिसे चाकू से काटा जा सकता था। पूरा ओपन स्पेस इतना शांत था कि जैसे एक मक्खी की आवाज भी सुनी जा सके। सभी डिपार्टमेंट हेड्स मीटिंग रूम में इकट्ठा थे। यहां तक कि कंपनी का महंगा लॉयर भी मौजूद था और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। यह सीन देखकर साफ था, हम एक बहुत बड़े मेस में फंसे हुए थे। बॉस और डायरेक्टर सम्मान की कुर्सियों पर बैठे थे जैसे मौत के देवता। प्रोजेक्टर पर एक लाल रंग की इंटरनेशनल कंप्लेंट लेटर दिखाई जा रही थी। मैंने एक नजर डाली और मेरी सांस अटक गई।
हमारे पार्ट्स जो फाइनल क्लाइंट को डिलीवर किए गए थे, ठीक 6 महीने बाद बड़े पैमाने पर फेल होने लगे थे। फाइनल क्लाइंट गुस्से में था। उसने प्रोडक्शन लाइन तुरंत बंद कर दी और सभी पार्ट्स को बदलने के लिए डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। हर दिन का नुकसान 2000 यूरो था और यह पूरी भारी कॉम्पेंसेशन हमारी कंपनी को अकेले भरनी थी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। 6 महीने पहले ही जंग ने उस शेडी सप्लायर को बदला था। उस समय इस घटिया मटेरियल की वजह से एयर फ्रेट पर भी हजारों का एक्स्ट्रा खर्च हुआ था क्योंकि पोर्ट भरा हुआ था। तो यह गंदा प्रॉब्लम बिना किसी डाउट के जंगयांग के पार्ट से ही आया था। लेकिन उस हरामी जंगयांग ने पहले ही अटैक कर दिया। उसने प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल पर जोरदार हमला किया। तुम लोग इतनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैसे बना सकते हो? प्रोडक्शन हेड ने सिर तक नहीं उठाया। हमने रात भर पूरा एनालिसिस किया है। प्रोडक्शन प्रोसेस में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल डायरेक्टर ने भी कहा। हमने पार्ट्स खोलकर चेक किए हैं। सप्लायर ने खराब रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया है। जो मटेरियल 5 साल चलना चाहिए था वह सिर्फ 6 महीने में खत्म हो गया। यह सुनकर बॉस गुस्से से काला पड़ गया। जानंग, उस सप्लायर को तुरंत यहां लेकर आओ। उन्हें हर हाल में पेमेंट करनी होगी। जानंग तुरंत डर गया। उसे अच्छी तरह पता था कि वह सप्लायर कितना अनरिलिएबल है। वह घबरा कर बाहर भाग गया। तभी डायरेक्टर ने मेज पर हाथ मारा। ये सब बेकार बातें बंद करो। अभी सबसे जरूरी है कि सही पार्ट्स का बैच ढूंढा जाए। जैसे ही सही पार्ट्स आएंगे हम प्रोडक्शन को तेज करके 1 हफ्ते में डिलीवरी कर देंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। चिनवांट, तुम इस केस को सबसे अच्छी तरह जानती हो। तुरंत सप्लायर से कांटेक्ट करो, अपोलोजाइज करो और सिचुएशन को संभालो। शुरू में मैं जंग को और नीचे गिराना चाहता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि अगर मैंने कंपनी को नहीं बचाया तो यह तुरंत बैंकरप्ट हो सकती थी। मैंने तुरंत सप्लायर को कॉल किया। उसका बॉस सीधा बोला, हम मदद कर सकते हैं लेकिन प्राइस 10% बढ़ेगा। मैंने कॉरिडोर में जांग को देखा। वह बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। मेरा मन हुआ उसे कुछ सुनाऊं, लेकिन लगा कि वह पहले ही खत्म हो चुका है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैं मीटिंग रूम में वापस गया और कंडीशन बताई। फाइनल डिसीजन आपका है। मैं अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय हूं। मुझे परचेसिंग में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। टेबल के नीचे प्रोडक्ट मैनेजर ने मुझे थम्स अप दिया, लेकिन डायरेक्टर ने बॉस को इग्नोर करते हुए कहा, इस ऑर्डर की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो, चाहे तुम्हें घुटनों पर बैठना पड़े। सप्लायर को आज ही प्रोडक्शन शुरू करवाना होगा। उसकी बात खत्म होते ही मैंने बॉस को घूरा। आखिरकार उसी ने मुझे डिमोट किया था। मेरी नजर के दबाव में उसका चेहरा लाल से हरा हो गया। लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, इक्जिन जैसा कहे वैसा करो। मैंने ठीक है कहा और बाहर निकल गया। इसके बाद मैंने बिना रुके काम किया, ऑर्डर आगे बढ़ाया और प्रोडक्शन तेज करवाया। उधर मीटिंग रूम में कैओस था। प्रोडक्ट मैनेजर भागता हुआ आया और सीन बताया। सप्लायर का बॉस आया और मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, क्वालिटी परफेक्ट है, जितना पैसा देते हो उतना ही माल मिलता है। लॉयर ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर डराने की कोशिश की, लेकिन सप्लायर का बॉस पूरी तरह गैंगस्टर की तरह बिहेव कर रहा था। वर्स्ट केस, मैं कल अपनी शेल कंपनी बंद कर दूंगा। सब लोग हैरान रह गए। बॉस का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वह बेहोश होते होते बचा। फिर उसने आधे घंटे तक जंग को डांटा और जाते जाते सप्लायर ने अंतिम वार किया, तुम्हारा होम लोन अब खुद संभालना। यह कहकर वह चला गया। डायरेक्टर ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की बात कही। ऐसे ट्रेटर को नहीं छोड़ सकते, लेकिन बॉस ने उसे रोका। असल में सबसे बड़ा दोष उसी का था। अगर उसने शुरुआत से जांग को फुल कंट्रोल न दिया होता तो यह सब नहीं होता। आखिर में जांग को सारा इलीगल पैसा वापस करना पड़ा और उसे कुत्ते की तरह निकाल दिया गया। इसके बाद मैंने 3 महीने तक कड़ी मेहनत की, तब जाकर सिचुएशन थोड़ी संभली। क्लाइंट ने 20 मिलियन कॉम्पेंसेशन मांगी, साथ में रिप्लेसमेंट कॉस्ट और 10% इंक्रीज भी। पूरे साल कंपनी को 30 मिलियन का लॉस हुआ। कंपनी को बचाने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग लेनी पड़ी। एक दिन प्रोडक्ट मैनेजर आया, वाइस प्रेसिडेंट जिगवान, आपने आखिर टनल का एंड देख लिया। फिर बोला, यह प्रमोशन डायरेक्टर की वजह से है। मैंने कहा, प्रमोशन तो प्रमोशन होती है बस। इसके बाद सबको कहा गया, अब से वाइस प्रेसिडेंट शिनायुआन पर डिपेंड करना होगा। मैंने कैजुअली पूछा, जान्यांग का क्या हुआ? वह हंसते हुए बोला, वह पूरी तरह खत्म हो गया। अब कोई कंपनी उसे हायर नहीं करेगी। सुना है वह दूसरी सिटी में छोटे जॉब्स कर रहा है। कम से कम उसे फ्री अपार्टमेंट मिला था। प्रोडक्ट मैनेजर ने अजीब चेहरा बनाया, तुम्हें पता नहीं, वह अपार्टमेंट एक अबैंडन्ड प्रोजेक्ट है।
इस इंसिडेंट के बाद नए प्रॉब्लम्स भी आए। कंपनी को बचाने वाला इन्वेस्टमेंट रिफंग कैपिटल से आया था, लेकिन कैपिटलिस्ट्स फिलंथ्रोपिस्ट नहीं होते। पैसा आते ही उनका पार्टनर गूली ऑडिट टीम के साथ आ गया। उन्होंने तुरंत अकाउंट सीज कर लिए। बॉस की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। उसके सजे हुए बाल अब बिखरे हुए थे, क्योंकि अगर बड़ी गलती साबित हो जाती तो वह कंपनी का कंट्रोल खो सकता था। एक दिन फ्राइडे को बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया। कुछ महीने पहले मैं इसी रूम में उससे लड़ने आया था और उसने मुझे इग्नोर करके डिमोट कर दिया था, लेकिन आज वह खुद दरवाजे तक आया, मुस्कुराया और मुझे टी ऑफर की। उसकी चंपचगिरी देखकर मुझे घिन आई। वह बोला, शिनहुआन, तुमने बहुत मेहनत की है। अगर तुम सप्लायर्स वापस न लाती तो कंपनी डूब जाती। मैंने चाय नहीं पी, बस कप पकड़कर उसे देखती रही। फिर वह धीरे से बोला, ऑडिट बहुत सख्त है, 30 मिलियन का लॉस, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैंने सोचा है जांगयांग ने गलती की, लेकिन डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट भी गलत था। क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट बहुत हार्श था। अगर ऐसी क्लॉजेस ना होती तो क्या हम इतना नुकसान उठाते? क्या तुम उसे उसकी आखिरी कमीज तक उतरवाना चाहते हो? यह सुनकर मेरा दिल कस गया। यह बूढ़ा लोमड़ी बॉस डायरेक्टर पर सारा दोष डालकर अपने 30 मिलियन के नुकसान की जिम्मेदारी उस पर थोपना चाहता था। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बॉस, डायरेक्टर ने यह सब हमारे सबसे बड़े फॉरेन क्लाइंट को बचाने के लिए किया था। हम कंपनी की सर्वाइवल को गैम्बल पर नहीं लगा सकते। बॉस अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। शिन्युआन, अब तुम लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के वाइस प्रेसिडेंट हो। अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में अगर तुम मेरे पक्ष में खड़े होकर साफ साफ कह दो कि सेल्स डिपार्टमेंट ने सप्लाई चेन पर बेवजह का डिलीवरी प्रेशर डाला था, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे स्टॉक ऑप्शंस दोगुने कर दूंगा और तुम्हारे 10 साल के रुके हुए सैलरी भी इंटरेस्ट के साथ दे दूंगा। यह सुनकर मुझे वहीं हंसी आ गई। इतने सालों तक मैंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन एक पैसा भी इलीगल नहीं लिया। लेकिन उसी आदमी ने एक डिनर में यह इशारा किया था कि मैं यहां रिश्वत खाने के लिए रुका हूं, और अब जब वह पूरी तरह फंस चुका है तो वह उसी पैसे से मेरी ईमानदारी खरीदना चाहता है। मैंने हल्की लेकिन मायने भरी मुस्कान के साथ कहा, बॉस, आप बेफिक्र रहिए, अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में मैं पूरी तरह सच के अनुसार रिपोर्ट दूंगा। यह कहकर मैं उठकर चला गया। लेकिन उस दिन काम के बाद मैं सीधे घर नहीं गया। मैं ऑफिस के पास एक शांत टी लाउंज में चला गया। प्राइवेट रूम का दरवाजा खोलते ही मैंने डायरेक्टर को देखा। वह चुपचाप चाय पी रहा था, चेहरा गंभीर था। वही आदमी था जिसने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। हम दोनों अब एक ही नाव में थे। उसने कप नीचे रखते हुए पूछा, उसने तुम्हें परखने की कोशिश की? मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे 10 साल का सैलरी देने का वादा किया, लेकिन बदले में चाहता है कि अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग में मैं ये कहूं कि आपने जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वह गलत था। वह आपको पूरी तरह बलि का बकरा बनाना चाहता है। यह सुनते ही डायरेक्टर गुस्से में मेज पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। यह क्या बकवास है? उस आदमी को जरा भी शर्म नहीं है। जब जंग को सपोर्ट कर रहा था तब कह रहा था कि उसने सप्लायर्स बदलकर कंपनी के 5 मिलियन बचाए, और अब जब सब गड़बड़ हो गया तो मुझे स्केपगोट बनाना चाहता है। मैंने शांत स्वर में समझाया, रूफान कैपिटल के ऑडिटर्स बहुत खतरनाक हैं। जब वे अकाउंट्स खोलेंगे तो सच्चाई पूरी तरह सामने आ जाएगी। बॉस अभी से कहानी सेट करना चाहता है ताकि ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले अपनी पोजीशन बचा सके। वह जांग की गलती को छोटी दिखाकर आपको मुख्य दोषी साबित करना चाहता है। डायरेक्टर के दांत गुस्से से भींच गए। मैंने मेज पर उंगलियां थपथपाते हुए कहा, अब हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस निकालना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रोडक्ट मैनेजर धीरे से अंदर आया, जैसे कोई चोरी से आ रहा हो। उसके हाथ में एक मोटी फाइल थी और वह घबराया हुआ था। मैं सब ले आया हूं, उसने पसीना पोंछते हुए कहा। मैंने फाइल खोली और कैजुअली पन्ने पलटे, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल तेज धड़कने लगा। ये सारे पुराने क्वालिटी रिपोर्ट्स थे। हर चीज साफ साफ लिखी थी। पार्ट्स की मटेरियल क्वालिटी जानबूझकर घटाई गई थी। उनकी लाइफ 6 महीने से ज्यादा नहीं थी। किसी भी समय फेलियर हो सकता था और कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता था। और सबसे बड़ा सबूत, बॉस के साफ साफ सिग्नेचर्स मौजूद थे, साथ में उसकी हैंड रिटन नोट, कॉस्ट प्रायोरिटी जांग के प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट करो। प्रोडक्ट मैनेजर ने फिर एक और डॉक्यूमेंट दिखाया। यह लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट थी।
रेड सी क्राइसिस के दौरान शिपिंग कॉस्ट अचानक बढ़ गई थी। जांग ने लॉजिस्टिक्स हेड ली पर दबाव डाला। वह कई दिनों तक कंटेनर बुक नहीं कर पाया। आखिर में उसे एयर फ्रेट लेना पड़ा, जिससे कॉस्ट 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। उस अप्रूवल डॉक्यूमेंट पर भी बॉस के साफ सिग्नेचर्स थे। यह सब क्लियर प्रूफ था। बॉस हर चीज जानता था और हर गलत फैसले में शामिल था। डायरेक्टर ने खुशी में प्रोडक्ट मैनेजर की पीठ थपथपाई। तुमने ये कॉपीज छुपा कर रखी? प्रोडक्ट मैनेजर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वाइस प्रेसिडेंट शिन्यूअन ने मुझे सिखाया था। जब वह एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसफर हुई थी तब उसे डर था कि बाद में ब्लेम उस पर आ सकता है, इसलिए उसने पहले ही सब डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रख ली थी। मैंने भी वही किया, क्योंकि मुझे पता था अगर कुछ गलत हुआ तो सबसे पहले मुझे ही बलि का बकरा बनाया जाएगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली समेटे और कहा, इस बार बोर्ड मीटिंग में हम उसे पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। सोमवार सुबह 10 बजे कंपनी का मीटिंग रूम माहौल ऐसा था जैसे बारूद का ढेर फटने वाला हो। रूफान कैपिटल का प्रतिनिधि गुलिन सामने बैठा था, चेहरा बिल्कुल सख्त। बॉस उसके बगल में बैठा था, शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माथे का पसीना उसकी घबराहट बता रहा था। डायरेक्टर दूसरी तरफ बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उसके पास बैठा था, उंगलियों से मेज थपथपा रहा था। तभी गुलिन ने सन्नाटा तोड़ा। ऑडिट टीम की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। सिर्फ 6 महीनों में कई क्वालिटी फेलियर्स हुए हैं, जिससे हमें 20 मिलियन की क्लेम्स मिली हैं। अगर इमरजेंसी रिपेयर्स भी जोड़ें तो कुल नुकसान 30 मिलियन हो चुका है। मैं मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन चाहता हूं। बॉस ने गला साफ किया और तुरंत बोलना शुरू किया। डायरेक्टर गो, यह क्राइसिस हमारे लिए एक कड़वा सबक है। इसकी पूरी जिम्मेदारी जंग पर है। उसने कंपनी के पीछे से रिश्वत ली और सप्लायर्स के साथ मिलकर क्वालिटी से समझौता किया। जैसे ही हमें पता चला, हमने उससे सारा पैसा वापस लिया और उसे तुरंत निकाल दिया। फिर उसने रुककर झर भरी नजर से डायरेक्टर की तरफ देखा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सेल्स डिपार्टमेंट का रिस्क कंट्रोल बहुत खराब था। डायरेक्टर सेल्स का हेड है। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप में साइन किए उनमें पेनल्टी क्लॉजेस बहुत ज्यादा सख्त थे। इसी वजह से इस बार नुकसान और बढ़ गया। मेरे हिसाब से डायरेक्टर भी इस फेलियर के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। यह सुनते ही पूरा रूम जम गया। बॉस मुझे घूर रहा था। उसे उम्मीद थी कि मैं उसका साथ दूंगा। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे हाथ में काली फाइल थी। मैंने उसे जोर से मेज पर पटका। डायरेक्टर गु, इन 30 मिलियन के मामले में मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। फिर मैंने ऊंची आवाज में कहा, जंग की लालच और उसकी इनकॉम्पिटेंस सिर्फ बहाना है। असल वजह है मैनेजमेंट के अंदर की करप्शन और बेशर्मी भरी लालच, जिसने कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया है। यह सुनते ही बॉस का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मेज पर हाथ मारकर चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? यहां खड़ी होकर क्या बकवास कर रही हो? मैंने और जोर से कहा, मुझे वाइस प्रेसिडेंट सिग्नुअन कहो। मैं अब वो एम्प्लॉय नहीं हूं जिसे तुम उंगली दिखाकर इंसल्ट करते थे। मैं वो बेवकूफ नहीं हूं जो अपनी छोटी सैलरी के लिए सब कुछ सह ले। गुलिन दिलचस्पी से पीछे झुक गया। वाइस प्रेसिडेंट सिग्नुअन, कृपया जारी रखें। हमें सिर्फ सच्चाई चाहिए। मैंने तुरंत अपनी फाइल खोली, पहला डॉक्यूमेंट निकालकर उसके सामने रख दिया। डायरेक्टर गु, ध्यान से देखिए। यह 6 महीने पहले का क्वालिटी वार्निंग रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि पार्ट्स हाई रिस्क हैं और कभी भी फेल हो सकते हैं। लेकिन हमारे महान बॉस ने क्या फैसला लिया? कॉस्ट प्रायोरिटी, जंग के प्लान के अनुसार काम करो। उसे पूरी तरह पता था कि क्वालिटी खराब है, फिर भी उसने अप्रूव किया। गुलिन ने बॉस के सिग्नेचर देखे, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बॉस डर के मारे हकलाने लगा। मैं कॉस्ट कम करना चाहता था, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता था। तभी डायरेक्टर हंस पड़ा। तुम्हें पता नहीं था? और उसने भी एक के बाद एक कई डॉक्यूमेंट सामने फेंक दिए। मैंने मई महीने की फोटोकॉपीज मेज पर फैला दी। जानंग ने एक इलीगल एजेंसी के जरिए वर्कर्स को ब्लैक में हायर किया और उन्हें पे तक नहीं किया। इसी वजह से यूरोप हेडक्वार्टर्स ने हमें सीधे ईमेल करके ब्लैकलिस्ट कर दिया। जब यह मामला फूटा तब किसने मीटिंग रूम में इसे दबा दिया? किसने जंग को एक शब्द तक नहीं कहा और उल्टा एचआर डिपार्टमेंट के जैंगिंग को स्केपगोट बना दिया। इसके बाद मैंने एयर फ्रेट की महंगी इनवॉइस भी सामने रख दी। और याद है वो समय जब सी फ्रेट वेयरहाउस पूरी तरह भर गया था? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जांगयांग कुछ सेंट बचाने के लिए प्राइस कंपेयर करने पर अड्डा हुआ था। आखिर में हमें एयर फ्रेट लेना पड़ा, जिससे खर्च 1 लाख से सीधे 5 लाख तक पहुंच गया। यह आदमी सिर्फ रिश्वत के बारे में सोचता था, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करता था। और बॉस ने मैनेजमेंट मीटिंग में उसकी तारीफ की, यहां तक कि सब डायरेक्टर्स से कहा कि उसे सीखो। मैंने बॉस की तरफ सीधी नजर डालकर कहा, लेकिन सच यह है कि तुम्हें कभी भी कंप्लायंस या क्वालिटी की परवाह नहीं रही।
यह 30 मिलियन का नुकसान पूरी तरह तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ 5 मिलियन बचाने के लालच में, अपनी अंधी ग्रीड के कारण तुमने यह सब किया। तुम ही इस कंपनी के असली गुनहगार हो। तुमने ही इसे बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। मेरे ये शब्द खत्म होते ही पूरे मीटिंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ बॉस की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वह ऐसे लग रहा था जैसे पानी से बाहर तड़पती हुई मछली हो। वह बोलना चाहता था, लेकिन इतने पुख्ता सबूतों के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। गुलिन ने सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखे, फिर उन्हें जोर से मेज पर पटक दिया और बॉस की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, शानदार, बिल्कुल शानदार। एक लीडर के रूप में आपके हर फैसले ने कंपनी की कंप्लायंस को कुचला है और रुई फैन के लिए मौत का फरमान लिख दिया है। हमने एक स्टेबल बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट टीम में इन्वेस्ट किया था, लेकिन आपके पास न तो सही विजन है और न ही आपने अपनी गंभीर गलतियों को स्वीकार किया, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें छुपाने की कोशिश की। यह सुनते ही बॉस पूरी तरह टूट गया। वह गुलिन के पास भागा और उसका हाथ पकड़ने लगा। मिस्टर गू, मेरी बात सुनिए, मैं सब ठीक कर सकता हूं। गुलिन ने उसे झटकते हुए कहा। अब कुछ नहीं हो सकता। पीछे खड़े लॉयर ने तुरंत एक मोटी फाइल निकाल ली। एग्रीमेंट के अनुसार हम अपना वीटो राइट इस्तेमाल कर रहे हैं और मिसमैनेजमेंट क्लॉज लागू कर रहे हैं। रूफान कैपिटल तुरंत बोर्ड रिस्ट्रक्चरिंग की मांग करता है। लॉयर ने कई कानूनी क्लॉजेस पढ़े। सार सिर्फ इतना था, बॉस को अपनी ज्यादातर शेयर्स छोड़ने होंगे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके और उसे तुरंत मैनेजमेंट पावर से हटा दिया जाएगा। उसके पास सिर्फ नाम भर का ऑनररी पोजीशन बचेगा, बिना वोटिंग राइट्स के, यानी एक डमी प्रेसिडेंट। बॉस की आंखें फट गईं। तुम लोग पागल हो क्या? ये कंपनी मैंने अपने हाथों से बनाई है। लॉयर ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आपने साइन नहीं किया तो रूफान तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा और हम कोर्ट में लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। उस हालत में आप पर्सनली जिम्मेदार ठहराए जाएंगे और आप पर करोड़ों का कर्ज चढ़ जाएगा। गुलिन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेकार चीज हो। पैसा बचाओ या सब खो दो, चॉइस तुम्हारी है। बॉस कुर्सी पर ढह गया, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। एक ही पल में वह बूढ़ा लगने लगा। उसने मेरी और डायरेक्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, पछतावा भी और गहरी बेबसी भी। काश उसने हमारी बातों का थोड़ा भी ध्यान रखा होता। काश उसने जंग को वापस न बुलाया होता। काश उसने 10 साल तक सैलरी में कंजूसी न की होती। लेकिन बिजनेस की दुनिया में काश की कोई जगह नहीं होती। आखिरकार लॉयर और गुलिन की दबाव भरी नजरों के सामने बॉस ने कांपते हाथों से अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। पेन की नोक जब कागज पर चली, उसकी आवाज ने मुझे अंदर तक संतुष्टि दे दी। गुलिन ने फाइल बंद की और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आगे के ट्रांजिशन के लिए हमें आप दोनों पर भरोसा है, मिस्टर वू और वाइस प्रेसिडेंट जिग्नुआन। मैंने सिर झुकाकर कहा, मिस्टर गू, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं। अगले 1 महीने में कंपनी में बड़ा बदलाव आया। पुराना बॉस पूरी तरह गायब हो गया। डायरेक्टर आधिकारिक तौर पर सीईओ बन गया और मैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पूरी तरह स्थापित हो गई। अब परचेसिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन सब मेरे कंट्रोल में थे। जिस पोजीशन के लिए जंग तरस रहा था, वह अब पूरी तरह मेरे हाथ में थी। उस दोपहर वाइस प्रेसिडेंट के बड़े ऑफिस में धूप फैली हुई थी। मैं खिड़की के पास खड़ी नीचे चलती गाड़ियों को देख रही थी, जो चींटियों की तरह लग रही थी। तभी दरवाजा खटखटाया गया। प्रोडक्ट मैनेजर अंदर आया, हाथ में 2 कॉफी कप्स लिए हुए। मैंने हल्के मुस्कान के साथ कहा, सीधे बोलो, क्या बात है? वह थोड़ा हंसते हुए बोला, मैं रिपोर्ट देने आया हूं। मैंने पुराने सप्लायर्स की फैक्ट्रीज पूरी तरह रीचेक की हैं। प्राइसेस नॉर्मल कर दिए गए हैं। क्वालिटी पास रेट अब 99.9% तक पहुंच गया है। यूरोपीय क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिक्योर हो गए हैं। इस साल हम जोरदार कमबैक करेंगे। मैंने कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा, इस बार अच्छा काम किया है, लेकिन अगर फिर से ऐसे निकम्मे सप्लायर्स मिले तो मुझे आज भी नाइटमेयर्स आते हैं। फिर मैंने कैजुअली पूछा, जंगयांग का क्या हुआ? वह मुस्कुराया। वह पूरी तरह खत्म हो गया। जिस बिल्डिंग में उसने रिश्वत का पैसा लगाया था, वह प्रोजेक्ट फेल हो गया। बैंक ने उसका फ्लैट सीज कर लिया और उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। अब कोई कंपनी उसे जॉब देने को तैयार नहीं है। वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मैंने मुड़कर अपने डेस्क पर रखी प्रमोशन लिस्ट देखी। सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा था, शिनायुआन।
10 साल की मेहनत और फ्रस्ट्रेशन के बाद आखिरकार मुझे मेरा हक मिल गया था। अब इस कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में थी। रूफिंग इन्वेस्टमेंट ने प्रॉमिस किया था, अगर इस साल टारगेट्स पूरे हुए तो मैनेजमेंट टीम को 10% स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे। और जिस रफ्तार से ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, 3 साल के अंदर कंपनी आईपीओ तक पहुंच सकती है। और उस दिन मैं अपने शेयर्स बेचकर लगभग 50 मिलियन कमा सकती हूं। मैंने खिड़की से बाहर चमकते सूरज को देखा। मेरे होठों पर एक ठंडी, संतुष्ट मुस्कान उभर आई। पहले लोग मुझे यनबानलू कहकर बदनाम करते थे, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब यह सिर्फ एक मजाक नहीं रहेगा। मैं शिन्युआन अपने दम पर पूरी ईमानदारी के साथ आखिरकार वह सब हासिल कर चुकी हूं जो मेरा हक था।